वेलकम टू द स्कल्स मेडिसिन। तो आज यार मैं पढ़ रहा था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर पढ़ रहा था फंडामेंटल में। आज मेरे दिमाग में आया कि आपको कुछ एमसीक्यू बताऊं, तो आज मैंने पढ़े हुए हैं जो आज मैं आपको एमसीक्यू बताने वाला हूं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेटिव है, जो CHO RRB ESIC इनमें पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज मैंने पढ़ा कि व्हाट द मोस्ट कॉमनली यूज एंटीकोएगुलेंट इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रिजर्वेटिव में, यानी प्रिजर्वेटिव पर कौन सा यूज़ करते हैं। देखो आपने सुना होगा CPD, सोडियम सिट्रेट के बारे में, एडिनिन के बारे में या हिपेरिन के बारे में। तो इसका आंसर है, आपको मैं बता दूं, CPD। देखो CPD में सिट्रेट, फॉस्फेट और डेक्सट्रोज होता है। सिट्रेट जो होता है वो एंटीकोएगुलेंट होता है, फॉस्फेट जो होता है वो इसका लाइफ स्पान बढ़ाता है, और डेक्सट्रोज जो होता है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। अब इसमें आता है एडिनिन। एडिनिन आपने सुना होगा कि CPDA होता है। तो एडिनिन जो होता है वो अपन यूज़ कर सकते हैं, बट इसको बिसाइड अलोंग यूज नहीं करेंगे, इनको अपन यूज़ करेंगे CPDA, ताकि 42 डेज तक इसका लाइफ स्पैन अपन इंक्रीज कर सके। CPD जो है वो बिल्कुल 35 डेज तक अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर मोस्ट कॉमन अगर पूछे तो CPD होता है, और अगर लाइफ स्पैन अगर इंक्रीज 42 डेज में पूछे तो CPDA होता है। फिर बात करते हैं सोडियम सिट्रेट के बारे में। सोडियम सिट्रेट बेसिकली प्लेटलेट में यूज़ होता है, प्लेटलेट के स्टोरेज में यूज़ होता है, और हिपेरिन जो होता है वो होल ब्लड में यूज़ होता है। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट आर द इंडिकेशन फॉर द RBC ट्रांसफ्यूजन। RBC ट्रांसफ्यूजन सिर्फ ओनली, माय क्वेश्चन इज ओनली RBC ट्रांसफ्यूजन अपन क्या यूज़ करेंगे। तो इंडिकेशन है अपने पास में, हीमोफीलिया का पेशेंट है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट यानी RTA का पेशेंट है, एनीमिया का पेशेंट है, और डेंगू का पेशेंट है। तो देखो डेंगू में तो नहीं होगा, क्योंकि डेंगू में तो प्लेटलेट की कमी हो जाती है। RTA में भी नहीं होगा, क्योंकि RTA में तो होल ब्लड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग में सिर्फ अपना प्लेटलेट या क्लोटिंग फैक्टर बिल्कुल अपना डिक्रीज नहीं हो रहे। RTA में होल ब्लड अपना यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे हेमरेज बहुत ज़्यादा है। हीमोफीलिया में भी नहीं होगा, क्योंकि हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है और वहाँ पे क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो रही है। इसका क्लियरली आंसर है एनीमिया। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने पढ़ा, इफ ए नर्स इन्फ्यूज द ब्लड एट द रेट ऑफ 50 ml पर आवर, इट कैन बी लीड टू हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया, सेप्टिसीमिया, कार्डियक ओवरलोड। देखो 50 ml पर आवर एक नर्स अगर चढ़ा रही है तो इट मीन्स ये गलत है। देखो 35 टू 50 ml या 25 टू 35 ml जो होता है वो फर्स्ट 15 मिनट्स और फर्स्ट 30 मिनट जो होता है उस पर अपन चढ़ाते हैं जब अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करते हैं। अगर 50 ml पर आवर अपन 4 आवरली चढ़ाएंगे तो ब्लड जो होगा वो ट्रांसफ्यूज नहीं हो पाएगा, और पेशेंट किस में चला जाएगा, सेप्टिसीमिया में, बिकॉज इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। अब आता है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया आपको पता है सिट्रेट टॉक्सिसिटी में होती है। हाइपरकैलीमिया नहीं होगा, क्योंकि जब ओल्ड ब्लड चढ़ाते हैं या बिल्कुल अपन ब्लड का ओवरलोडिंग होती है तब हाइपरकैलीमिया होता है। और कार्डियक ओवरलोड का मतलब होता है जब अपन 4 यूनिट्स होती है वो 4 आवर में चढ़ाते हैं, या 10 यूनिट्स होती है वो 4 आवर में चढ़ाते हैं, या होल ब्लड का एक्सचेंज करते हैं पूरा 24 आवर्स में, तब जाके अपना कार्डियक ओवरलोड होता है। या कोल्ड ब्लड चढ़ा देते हैं तो भी कार्डियक डिसअर्थमिया, कार्डियक ओवरलोड हो सकता है। फिर मैंने पढ़ा फोर्थ क्वेश्चन, इफ ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन्फ्यूज ओल्ड ब्लड देन कॉम्प्लिकेटेड अराइज, यानी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ओल्ड ब्लड चढ़ा दे। तो मैंने जैसे थर्ड क्वेश्चन में बताया कि अगर ओल्ड ब्लड चढ़ा रहे हैं तो उसमें जो होता है पोटेशियम जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, सेल से बाहर आ जाता है पोटेशियम, तो इससे ब्लड सीरम में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा और इससे कॉम्प्लिकेशन अराइज होगी हाइपरकैलीमिया, जो कि लीड करेगा आपको कार्डियक डिसअरिथमिया के रूप में। तो हाइपोकैल्सीमिया भी नहीं होगा, हाइपोकैल्सीमिया नहीं होगा बिकॉज सिट्रोटॉक्सिसिटी में होता है। हाइपरथेरिमिया भी नहीं होगा क्योंकि वो सेप्टिसीमिया में होगा। डिसअरिथमिया हो सकता है पर डिसअरिथमिया इसका कॉम्प्लिकेशन है। फर्स्ट अपने को देखने को मिलेगा हाइपरकैलीमिया। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने पढ़ा, फॉर वार्मिंग ब्लड पैक बिफोर इन्फ्यूजन मस्ट अंडरस्टैंडली व्हाट। देखो इसका मतलब होता है पेशेंट को ब्लड चढ़ाने के पहले अपने को जो 37 डिग्री सेल्सियस पे ब्लड को लाना होता है उसका टेम्परेचर, ताकि कार्डियक डिसअरिथमिया ना हो और पेशेंट चिलिंग या शिवरिंग में ना जाए। तो उसके लिए अपने को स्टैंडर्ड जो WHO ने गाइडलाइन जारी कर रखी है उसमें अपने को क्या यूज़ करना चाहिए, एजिटेटर यूज़ करना चाहिए, ब्लड वार्मर यूज़ करना चाहिए, स्किन टेम्परेचर पे यूज़ करना चाहिए, यानी स्किन टेम्परेचर का यानी बॉडी का टेम्परेचर यूज़ करना चाहिए, और नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर है ब्लड वार्मर। WHO की गाइडलाइन है कि हमेशा ब्लड वार्मर का यूज़ करना चाहिए। एजिटेटर का यूज़ हम प्लेटलेट में करते हैं, और स्किन टेम्परेचर यानी अंडर आर्म्स के नीचे जब ब्लड पैक को रखने को बोलते हैं अटेंडर को, वो चीज़ एथिकली भी सही नहीं है और वो चीज़ इन्फेक्शन को लीड करती है। तो ऐसा नहीं करना है। स्टैंडर्डली अपने को ब्लड वार्मर का यूज़ करना है। अगर ब्लड वार्मर वार्ड में अवेलेबल नहीं है तो उसको रूम टेम्परेचर में रख देना है और उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली अपने को डिक्रीज करना है, ना कि स्किन टेम्परेचर का यूज़ करके और एजिटेटर का यूज़ करके। हमेशा ब्लड वार्मर का यूज़ करना है। नंबर 6 क्वेश्चन है, इफ ए पेशेंट क्रोनिक रिपीटेडली इन्फ्यूज ब्लड ट्रांसफ्यूजन देन क्लाइंट में रिस्क ऑफ डेवलपिंग। फर्स्ट वन है सेप्टिसीमिया, सेकंड है हेमोसिडरोसिस, फिर थर्ड वन अपने पास हाइपरकैलीमिया, एंड डी है अपने पास हेमेटोमा फॉर्मेशन। इसका मतलब है अगर पेशेंट क्रोनिकली रिपीटेडली अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करवा रहा है तो उसमें रिस्क क्या होता है, किस चांस होता है कि डेवलप हो सकता है, किस डिजीज का चांस होता है या किस कंडीशन का चांस होता है। तो फर्स्ट जो मैंने बोला सेप्टिसीमिया, उसका चांस हो सकता है, बट वो पहला सेप्टिसीमिया उसको प्रायोरिटी अपन नहीं देंगे। सेकंड है हेमोसिडरोसिस, इस पे आते हैं।
हाइपरकैलीमिया इसका आंसर नहीं है बिकॉज ओल्ड ब्लड से चलता है, हाइपरकैलीमिया होता है। हेमेटोमा फॉर्मेशन वो भी नहीं है बिकॉज वो हेमेटोमा फॉर्मेशन एक लोकली रीजनली कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकता। बी अपना आंसर है हेमेसिडोरोसिस, बिकॉज जब भी अपन ओल्ड ब्लड चढ़ाते हैं या क्रोनिक रिपीटेडली ब्लड चढ़ाते हैं तो होता क्या है कि लाइफ स्पैन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और लाइफ स्पैन डिक्रीज होने से क्या है आरबीसी का टूटना स्टार्ट होता है। जब आरबीसी ब्रेकडाउन होती है तो वो जब आरबीसी ब्रेकडाउन होती है तो वो एचबी और आयरन में डिवाइड होती है, तो आयरन डिवाइड होने से वो स्प्लिन में होती है, तो स्प्लिन में आयरन का ओवरलोड हो जाता है, और आयरन का ओवरलोड होने से वो सिस्टमिक ओवरलोड हो जाता है आयरन का ब्लड सीरम में। तो ब्लड सीरम में अगर आयरन का ओवरलोड हो जाता है तो उसे अपन हेमेसिडोरोसिस बोलते हैं। फिर अपना 9th क्वेश्चन है अपने पास, इन्फ्यूजन ऑफ 1 पैक ऑफ आरबीसी हाउ मच हेमेटोक्रिट वैल्यू इंक्रीज, यानी एक पैक आरबीसी का चढ़ाने से कितना हेमेटोक्रिट वैल्यू बढ़ जाता है। हेमेटोक्रिट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन अ ब्लड, यानी प्योर आरबीसी कितनी परसेंट है ब्लड में, उसको क्या अपन बोलते हैं हेमेटोक्रिट। हेमेटोक्रिट वैल्यू होती है, फर्स्ट जैसे आंसर अपना एमसीक्यू है 2 to 3%, बी है 4 to 5%, 6 to 9%, डी है अपने पास 5 to 10%। तो इसका आंसर है 2 to 3%। एक पैक पीसीवी यानी पैक्सल वॉल्यूम चढ़ाने से 2 to 3% अपना हेमेटोक्रिट वैल्यू इंक्रीज होता है, और 1% अपना एचबीजी लेवल बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन प्री असेसमेंट यू सी एनी टाइप ऑफ क्लॉट्स इन पैक, व्हाट इज योर नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। इट मीन्स आपने अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले आपने असेस किया ब्लड बैग को, उस ब्लड बैग में आपने क्लॉट्स पाए गए या क्लॉट्स जैसे बबल आपको दिखे या क्लॉट्स आपको प्रेजेंट दिखे, तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए। आपका फर्स्ट एक्शन होना चाहिए ट्रांसफ्यूज ऑफ ब्लड, यानी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना चाहिए। सेकंड है इन्फॉर्म द एससीपी, यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। सी है आपका डिस्कार्ड बैग है, इन्फॉर्म द लैब। डी आपका पुट ऑन टू द ब्लड वार्मर, यानी ब्लड वार्म पे उसको वार्म करना चाहिए। देखो इसका आंसर है, आपको पता ही चल गया होगा, डिस्कार्ड बैग एंड इन्फॉर्म द लैब। इन्फॉर्म द एससीपी नहीं होगा, आपको फर्स्टली एससीपी को यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो भी फिजिशियन वहाँ पे प्रेजेंट है उनको नहीं बोलना है। फर्स्टली आपको डिस्कार्ड करना है बैग को और लेबोरेटरी को उसको भेजना है और वहाँ पे इन्फॉर्म करना है। देन आपको एससीपी जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर फिजिशियन उनको इन्फॉर्म करना है। आप ध्यान। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ वी इन्फ्यूज द पेशेंट ऑन स्टोर्ड ब्लड इट्स कॉल्ड। फर्स्ट है अपने पास ब्लड एक्सचेंज, सेकंड है अपने पास ब्लड हार्वेस्टिंग, सी यानी ब्लड साल्वेज, डी यानी हीमोडायलिसिस। देखो इसका मतलब होता है कि अपन पेशेंट का स्टोर्ड ब्लड है अपने पास में, अगर उसी को अपन इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लड एक्सचेंज बोलेंगे, हार्वेस्टिंग बोलेंगे, साल्वेज बोलेंगे या हीमोडायलिसिस बोलेंगे। देखो इसका आंसर है हीमोडायलिसिस तो नहीं बोलेंगे बिकॉज हीमोडायलिसिस एक अलग प्रोसीजर होता है, वो आपको पता ही होगा। ब्लड हार्वेस्टिंग मैंने नहीं सुना कि ब्लड हार्वेस्टिंग ऐसा कोई होता है, या मैंने पढ़ा भी नहीं है, अगर पढ़ा होता तो मैं आपको बता देता। फिर आता है ब्लड एक्सचेंज। ब्लड एक्सचेंज जैसा नहीं होता है। ब्लड एक्सचेंज अगर आपको पेशेंट का ऑन स्टोर्ड ब्लड है तो उसे एक्सचेंज कैसे बोलेंगे, एक्सचेंज तो तब बोलेंगे जब किसी दूसरे का ब्लड चढ़ा रहे हैं आप, तब उसे ब्लड एक्सचेंज में भी बोल सकते हैं। सी इसका आंसर है ब्लड साल्वेज। अगर किसी सर्जरी हो रही है, अगर ड्यूरिंग सर्जरी या सर्जरी के पहले किसी का ओन ब्लड यानी पेशेंट का खुद का ब्लड अगर अपन लेके स्टोर करके वापस आफ्टर द सर्जरी उसी को अपन इन्फ्यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं ब्लड साल्वेज। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इफ पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर पेशेंट को एलर्जी रिएक्शन हो गया है तो फर्स्ट डीओसी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। फर्स्ट देखो ऐसे ड्रग ऑफ चॉइस तो बहुत हो सकती है, पर फर्स्ट डीओसी अपने को टिक करनी है। लाइक ए है अपने पास फेनिलाफ्रीन, बी है अपने पास डाइफेनिड्रामाइन, सी है अपने पास हाइड्रोकोट यानी प्राइमाकोट जो आता है हाइड्रोकोटिसोन, डी है अपने पास नोराड यानी नॉर एड्रेनालिन। तो इसका आंसर है बी डाइफेनिड्रामाइन।